नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार आपके अपने YouTube चैनल MD एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम सभी पढ़ेंगे अचानक आवेशित गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था किसी गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र। यह किसका उदाहरण है तो हम कह सकते हैं गाउस के नियम का अनुप्रयोग है। गाउस के नियम के अनुप्रयोग में पहला हम पढ़ चुके हैं, दूसरा आज हमारा है अचानक आवेशित गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो आइए इसे समझते हैं। जैसे आपका पहला अनुप्रयोग था, कोई गोली कोश हो तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र कैसे निकालते हैं, सेम इसके दो प्रोसीजर होंगे, लेकिन तीसरा थोड़ा सा भिन्न होगा। इसी कारण इसे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई गोला हो, क्या है, अचानक गोला है। अब इस गोले को जब हम आवेशित करेंगे तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कोई गोली कोश होता है तो उसे जब आवेशित किया जाता है तो उसके बाह्य पृष्ठ पर आवेश फैले जाते हैं, प्रसार हो जाता है। जैसे आपका मान लीजिए कोई या क्या है, गोली कोश है, तो गोली कोश है तो इसका एक बाह्य पृष्ठ होगा। इस बाह्य पृष्ठ पर आवेश क्या होंगे, जितना आवेश देंगे वो समान रूप से क्या हो जाएंगे, इसके बाह्य पृष्ठ पर फैले जाएंगे। उसी प्रकार कोई आपका गोला हो, क्या हो, उसे हम आवेशित करें। जब इसे आवेशित करेंगे तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जिसके समान आयतन पर, मान लीजिए Q कूलम आवेश से इसे आवेशित किया जाता है तो इसके आयतन पर, मतलब समान आयतन पर यह आवेश समान रूप से वितरित हो जाता है। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, माना कोई गोला जिसे हम Q कूलम आवेश से आवेशित करते हैं तो गोले के समान आयतन पर यह आवेश समान रूप से वितरित हो जाता है। यह तो हमारा पहला पॉइंट था। इसके बाद समझेंगे ये इस गोले के कारण हमें क्या गणना करनी है, वैद्युत क्षेत्र की। तो वैद्युत क्षेत्र की गणना कैसे करेंगे, तो इसके पहले वीडियो में आपने पढ़ा था गोले के लिए हम क्या 3.3 स्थिति हो सकती हैं। कौन कौन सी, एक गोले के बाहर हो जाए, एक गोले के पृष्ठ पर हो जाए और एक गोले के अंदर हो जाए। तो गोले के बाहर पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे, क्या होगा, गोले के बाहर, मान लीजिए गोले के बाहर एक बिंदु P है जिसकी इसके केंद्र से दूरी कितनी है, स्मॉल r है। इस गोले की त्रिज्या कैपिटल R है। हमने माना है गोले के केंद्र से P बिंदु की दूरी क्या है, स्मॉल r। गोले के केंद्र से इसके परिधि तक की दूरी यानी कि इसकी त्रिज्या या रेडियस कितनी है, कैपिटल R। P बिंदु पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है कि P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र इसके कारण कितना होगा। तो किस प्रकार से गणना करेंगे, तो आपने पढ़ा है, सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा छोटा कर दें। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, इस P बिंदु से एक गाउसियन पृष्ठ का निर्माण करते हैं। एक ऐसे बंद काल्पनिक पृष्ठ या गाउसियन पृष्ठ का निर्माण करते हैं जिसके पृष्ठ पर या सरफेस पर यह P बिंदु स्थित होता है। मान लीजिए हमारा इसका गाउसियन पृष्ठ क्या है, कुछ इस प्रकार से, इसका क्या है, गाउसियन पृष्ठ, बंद काल्पनिक पृष्ठ है। इस पृष्ठ का नाम क्या होगा, बंद काल्पनिक पृष्ठ या वक्र कह दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्या, वक्र या गाउसियन वक्र। ऐसा हमने खींच दिया। अब इस P बिंदु पर हम देखें, इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, धन सिरे से ऋण सिरे की ओर, यानी कि ये प्लस है तो इस तरफ होगी इसकी दिशा, कुछ इस प्रकार से। हमें P बिंदु पर क्या निकालना, वैद्युत क्षेत्र। तो जब इतने बड़े गाउसियन पृष्ठ के लिए हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम एक छोटा सा अल्पांश इस गाउसियन पृष्ठ का एक भाग लेते हैं। मान लीजिए इस पर एक अल्पांश लिया गया, इस अल्पांश का क्षेत्रफल कितना है, ds है। इस अल्पांश भाग का क्षेत्रफल क्या है, ds है। तो इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, कुछ इस तरह, क्योंकि आपका क्षेत्रफल कुछ इस प्रकार रखा गया तो क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, कुछ इसके लंबवत इस प्रकार। यानी कि हम यहां से कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच कोण कितने अंश का बन रहा है, 0 अंश। तो सर्वप्रथम परिभाषा से हम इसकी वैद्युत फ्लक्स की गणना करते हैं। क्या करते हैं,
परिभाषा से वैद्युत फ्लक्स की गणना करते हैं तो परिभाषा से हम क्या निकाल सकते हैं, गाउसियन पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स, गाउसियन पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स, जैसे कल किए थे नेक्स्ट वीडियो में। तो क्या होगा, विद्युत फ्लक्स हम जानते हैं फाई, अल्पांश के लिए लिख रहे हैं तो क्या लिखा जाएगा, डी फाई बराबर क्या होता है, ई डीएस कॉस थीटा, जबकि थीटा की वैल्यू क्या है 0 अंश, यानी कि हो जाएगा क्या, ई डीएस, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, डी फाई की। और इसका हम क्या करेंगे, अल्पांश के लिए है, ये अल्पांश थोड़ा थोड़ा ऐसे जोड़ते जाएंगे तो ये पूरा हमारा क्या आ जाएगा, गाउसियन पृष्ठ, और जिसका क्या हो जाएगा, ये पूरे का क्षेत्रफल। अर्थात पूरे के लिए हम क्या कर सकते हैं, पूरे से पारित विद्युत फ्लक्स के लिए हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करते हैं। तो कुल फ्लक्स के लिए क्या करेंगे, फाई कुल, मतलब हम कहते हैं कुल फ्लक्स कितना होगा, तो समाकलन होगा क्लोज इंटीग्रल, जिसे लिखा जाएगा डी फाई। क्लोज इंटीग्रल का मतलब है बंद फ्लक्स का क्या करना है हमें, समाकलन। ये क्या हो जाए, इसका समाकलन फिर हो जाएगा ds, ई कांस्टेंट होने के कारण बाहर निकल जाता है, बचा क्या, ds। आप जानते हैं क्या, समाकलन ds की वैल्यू कितनी होगी, तो हम कह सकते हैं इसका क्षेत्रफल जितना होगा वही इसकी वैल्यू होगी। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, कितना कह सकते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर। जब 4 पाई आर स्क्वायर होगा तो क्या आ जाएगा, यहां से कुल फ्लक्स आ जाएगा फाई बराबर ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। या तो क्या गया, परिभाषा से हम निकालेंगे कुल फ्लक्स तो कितना होगा, कुछ इस प्रकार से। लेकिन गॉस की प्रमेय का यदि हम यहां पर अनुप्रयोग करें तो उस कंडीशन में विद्युत फ्लक्स इससे द्वारा कुल कितना आएगा, तो आइए इसके द्वारा गणना करते हैं। तो गॉस की प्रमेय से या गॉस के नियम से क्या निकलेगा, कुल फ्लक्स कितना होता है, सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये तो होता है प्रमेय। अब इससे पारित कुल आवेश कितना है, तो हम कह सकते हैं कुल आवेश हमने इसे कितना दिया है, क्यू, तो हम कह सकते हैं यहां से सिग्मा क्यू की वैल्यू कितना है, क्यू, अर्थात हम क्या कहेंगे, फाई बराबर हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। यदि इसे थोड़ी देर की ये समीकरण 1 माने, इसे माने क्या, समीकरण 2, तो समीकरण 1 और 2 से क्या आ जाएगा, समीकरण 1 और 2 से क्या निकाल सकते हैं, ये भी फाई के बराबर है, ये भी फाई के बराबर, अर्थात ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, बराबर। तो q अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल कितना हो जाएगा, e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और यहां से e की वैल्यू निकाले तो क्या आ जाएगा, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान आर स्क्वायर। इस प्रकार हमने वैद्युत क्षेत्र की गणना कर दिया। किसके, कब, जब आपके गोले के बाहर किसी बिंदु पर हम निकालें वैद्युत क्षेत्र, कुछ इस प्रकार से निकल जाएगा, जैसा कि कल हमने इसे किया था। इसके बाद दूसरे की वैल्यू निकालें, मतलब यही P बिंदु घटते 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 मान लीजिए इसके सरफेस पे आ जाए, क्या हो जाए इसके सरफेस पे आ जाए, तब क्या होगा, तो आइए उसके लिए गणना करते हैं। केवल क्या होगा, ये मान लीजिए आपका P बिंदु था, ये घटते घटते यहां पर आ गया, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा वही रहेगी, इसका अल्पांश लेंगे तो क्षेत्रफल भी इसकी दिशा यही रहेगी, मतलब कोण भी 0 बनेगा। लेकिन ये r जो दूरी होगी वह किसके बराबर हो जाएगी, रेडियस के बराबर हो जाएगी। अर्थात इस कंडीशन में वैद्युत क्षेत्र कितना आएगा, तो हम लिख सकते हैं एक सरल लैंग्वेज में, क्या, गोले के पृष्ठ पर, गोले की सतह पर क्या निकलेगा,
गोले की सतह पर निकलेगा क्या, E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान हो जाएगा कितना, कैपिटल R स्क्वायर। यह आ जाएगा गोले की सतह पर। अब तीसरी स्थिति क्या होगी, ये तो हमारी दूसरी स्थिति थी, तीसरा यही पॉइंट क्या हो जाए, इस गोले के अंदर हो जाए, तब इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, इसकी गणना करनी है। ये तो कल दोनों बिंदुओं को हमने पढ़ा था इसके प्रीवियस वाले वीडियो में, लेकिन तीसरा पॉइंट जो होगा इसे देखेंगे कैसे इसका मान निकालेंगे। तो मान लीजिए क्या, गोले के अंदर निकालना हमें, क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र। तो गोले के अंदर निकालने के लिए हम क्या बना दिए, गोला जो क्या है Q कूलाम आवेश से आवेशित है, तो इसके अंदर क्या होगा, प्लस होंगे। इसी के अंदर मान लीजिए पॉइंट P है, जिसके कारण हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ये इसका क्या होगा, सेंटर, यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, कैपिटल R, और ये दूरी क्या हो जाएगी, स्मॉल r। अब थोड़ा सा यहां पर समझें, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, तो P बिंदु पर क्या होगी इसकी दिशा, कुछ इस प्रकार से। इस पर यदि हम क्षेत्रफल सदिश माने, ये हमारा क्षेत्रफल सदिश ds है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो यहां से निकालिए क्या, गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकलेंगे, परिभाषा से। पहला पॉइंट लिखेंगे क्या, परिभाषा से फाई बराबर क्या आ जाएगा, E ds cos थीटा, और थीटा की वैल्यू 0, मतलब आएगा क्या, E ds। लेकिन अल्पांश के लिए क्या हो जाएगा, d फाई, कुछ इस प्रकार से आ जाएगी वैल्यू। इसके बाद पूरे के लिए देखेंगे तो क्या आ जाएगा, कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स किसका, कुल फ्लक्स 30 गाउसियन पृष्ठ से पारित कुल फ्लक्स कितना होगा, तो फाई बराबर इसका क्या करना पड़ेगा हमें, समाकलन, और इसका समाकलन करने का मतलब हमें इसका भी समाकलन करना होगा, और यहां पर ई कांस्टेंट होने के कारण बाहर निकल जाएगा, और यहां क्लोज इंटीग्रल हो जाएगा, और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ds, और इसकी वैल्यू निकालेंगे कितना, E × 4 पाई R स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 5। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे बना दीजिए फिर से। इसके लिए फर्स्ट इक्वेशन है, ये पूरे व्यंजक के लिए नहीं, या इसके लिए हम मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन बनाएं, तो अगला क्या होगा हमारे लिए, गॉस के नियम से। अगला स्टेप हम क्या लिखेंगे, गॉस के नियम से। गॉस के नियम से निकालें तो फाई बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा Q अपान एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अब समस्या हमारे पास यहां है कि ये सिग्मा Q की वैल्यू क्या होगी। मेन हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, सिग्मा Q पर, क्योंकि सिग्मा Q की वैल्यू हम कैसे निकालें। अब इसके अंदर कितना आवेश आएगा, आवेश तो होगा इसके अंदर, लेकिन कितना आवेश होगा, तो हम कह सकते हैं यदि इसकी त्रिज्या r है, बड़े वाले गोले की त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है, तो इसका आयतन कितना होगा। अब हम क्या लिख सकते हैं, 4/3 पाई r³। मतलब इस गोले की त्रिज्या r है, तो इसका आयतन कितना होगा, 4/3 पाई r³। इतने आयतन पर आवेश कितना है, आवेश कितना है, तो इतने आयतन पर आवेश कितना है, Q। ठीक, तो एकांक मान लीजिए इसका एकांक आयतन पर आवेश कितना हो जाएगा, एकांक आयतन पर आवेश। ठीक, इतने आयतन पर आवेश इतना है, तो एकांक आयतन पर आवेश, तो ये क्या हो जाएगा भाग में, अर्थात Q अपान 4/3 पाई कैपिटल R³, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसके नीचे थोड़ा सा देखें, अब इसका यदि हम आयतन निकालें, तो इसी के आयतन पर यह आवेश समान रूप से वितरित होगा, इसी के आयतन पर समान रूप से यह आवेश वितरित होगा। इस आयतन पर हम आवेश की गणना कैसे करें, तो हम लिख सकते हैं इसका आयतन कितना होगा, 4/3
पाई आर क्यूब आयतन पर आवेश। ठीक, इतने आयतन पर आवेश कितना होगा? तो Q इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ये 4/3 ये 4/3 पाई कैंसिल, बचेगा क्या? क्यू आर क्यूब अपान कैपिटल आर क्यूब। मतलब आपके यहाँ जो वैल्यू है सिग्मा क्यू, इसकी वैल्यू क्या आएगी? क्यू आर क्यूब अपान कैपिटल आर क्यूब आता है। हम यहां पर थोड़ा सा रफ करके लिख देते हैं। क्या हो सकता है? फाई बराबर हो जाएगा, अतः हम लिख सकते हैं फाई बराबर कितना? सिग्मा क्यू की वैल्यू कितनी आई है? क्यू आर क्यूब अपान कैपिटल आर क्यूब, और यहां पर क्या है? एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये फाई का मान आपका क्या हो जाएगा? समीकरण 2 इस व्यंजक के लिए। तो समीकरण 1 और 2 से देख सकते हैं ना, तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से। जब समीकरण 1 और 2 से देखें तो ये फाई की वैल्यू, ये फाई की वैल्यू, ये दोनों क्या होंगी? इक्वल। तो लिख सकते हैं E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल कितना? क्यू आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। यहां से E की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा? क्यू आर क्यूब अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर कैपिटल आर क्यूब। ये आर स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? क्यू आर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब, जिसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू आर अपान आर क्यूब। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार हमने देखा, कोई भी आपके पास गोला हो तो गोले के अंदर हम कैसे निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की गणना। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था गोले के अंदर निकाले थे, लेकिन वहां आपका क्या था? गोलीय कोष था। तो गोलीय कोष और गोले के कारण, दोनों के कारण वैद्युत क्षेत्र की हमने गणना कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कोई आवेशित चालक तार हो तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की गणना कैसे की जाएगी, गॉस के नियम का अनुप्रयोग करते हुए कैसे करेंगे, तो उसके अगले वीडियो में हम उसे देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।